तो फ्रेंड्स, हम चर्चा कर रहे हैं इंडिया 2020 इंडिया ईयर बुक। जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है, पब्लिश की जाती है। और इस बुक में सारा जो भी एक बेसिक आपकी किसी भी एग्जाम्स के लिए रिलेट हो सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो सकता है, गवर्नमेंट के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, योजनाएं हैं, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, वे सारे आपको इस पे मिल जाते हैं। जैसे हम एजुकेशन की अगर हम बात करें, एनर्जी की बात करें, इसके पहले भी हम काफी सारे जो चैप्टर्स आपने अभी तक 10 चैप्टर हम देख चुके हैं। आज है चैप्टर नंबर 11 एनर्जी यानी ऊर्जा की हम बात करेंगे। और इस ऊर्जा में देखो, इंडिया ईयर बुक की हम बात करें, बहुत सारे बच्चे इसका इंपॉर्टेंस पूछते हैं कि मैम किस क्लास के लिए पढ़े, किस चैप्टर के लिए पढ़े, किसे छोड़ दें या फिर किस एग्जाम के लिए पढ़े। तो सबसे फर्स्ट तो देखिए कि आप सभी एग्जाम्स के लिए एनर्जी को पढ़ सकते हैं। सभी एग्जाम्स में अगर हम इस पे देखेंगे कि गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में सरल इंडेक्स, जो कि सोलर एनर्जी, सोलर पावर से जुड़ा हुआ है, अगर उसे जारी किया गया तो सभी परीक्षाओं में सरल इंडेक्स आएगा ना, सरल इंडेक्स, इसकी हम बात करेंगे अभी। तो इस तरह से क्या है कि इससे जो भी प्रीवियस जो लेक्चर्स अपलोडेड है प्लेलिस्ट में भी, ऐप में भी, तो उसमें बच्चे आप ये सभी एग्जाम्स के लिए देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ऊर्जा में बेसिकली हम बात करेंगे, ईयर बुक में बेसिकली मेंशन क्या रहता है कि गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की जो भी ऊर्जा से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज हैं, ठीक है, जो भी पॉलिसी है गवर्नमेंट के, जो भी इनिशिएटिव है, जैसे ये इंडेक्स की अगर हम बात करें, सरल इंडेक्स की हम बात करेंगे, सोलर अट्रैक्टिवनेस जो इंडेक्स है, जिसमें स्टेट का ये देखा जाता है कि उन्होंने छतों पर सोलर पैनल लगा के विद्युत प्राप्त किया या नहीं किया। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी चीजें, तो इसे आप सभी परीक्षाओं के लिए पढ़ सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा एक डेप्थ का अंतर हो सकता है कि यूपीएससी में जो पूछा जाए तो थोड़ा सा हो सकता है कॉन्सेप्चुअल बेस्ड ज्यादा हो, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बन जाए। और वही अगर विभिन्न वनडे एग्जाम्स में आ जाता है तो बेसिकली जो सरल इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है या फिर कौन सा इसमें जो स्टेट है वह टॉपर है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो इस तरह से बच्चे जो क्वेश्चन है वह पूछे जाते हैं और ये इंपॉर्टेंस है ईयर बुक की। ठीक है, तो देखिए सबसे फर्स्ट हम अगर एनर्जी की बात करें, व्हाट इज एनर्जी, है क्या एनर्जी? राजेश शुक्रिया, हाँ लाइव है ये क्लास प्रिंस। और जो भी क्लास से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो अगर आपको कि करंट अफेयर को कैसे करना है, आपके लिए ये जो क्लास हम कर रहे हैं, ये जो सीरीज है ईयर बुक की, कैसे इंपॉर्टेंस है, कैसे बेनिफिशियल है, सारे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। यूट्यूब और एप्लीकेशन दोनों के ही कमेंट्स बच्चे मैं देख रही हूँ। ठीक है, और ये क्लास का जो टाइम है राजेश 4 से लेके 5 बजे तक रहेगा। चलिए तो बच्चे स्टार्ट करते हैं। तो एनर्जी की अगर हम बात करें, ऊर्जा की बात करें, क्या ऊर्जा के बिना, एनर्जी के बिना आप कोई भी गतिविधि यानी कोई भी क्या आप एक्टिविटी कर सकते हैं? नहीं कर सकते शायद, है ना। चाहे हम अपने ऊर्जा की बात करें या फिर हम ऑल ओवर द एनर्जी की बात करें। सो बेसिकली, हालांकि ये इसका पोर्शन नहीं है, बट एनर्जी है क्या, थोड़ा सा 1 मिनट इसे समझते हैं, फिर आगे हम चलते हैं मुद्दे पर। तो अगर हम फिजिक्स की भाषा में समझे तो एनर्जी क्या है? एनर्जी इज अ quantitative property that must be transferred to an object in another to the perform work on or to heat the object। यानी बेसिकली अगर हम ये कहें कि वर्क को परफॉर्म करने के लिए आवश्यकता होगी एनर्जी की, और आप सभी ने अगर सुना होगा द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है क्या? ये सिद्धांत जो है, ये जो लॉ है, ये कहता है कि states that energy can be कन्वर्टेड इन फॉर्म बट नॉट क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। अगर हम ऊर्जा की बात करें, ना तो ये डिस्ट्रॉयड और ना ही क्रिएट, आप ऊर्जा को ना पैदा कर सकते हैं ना इसका ह्रास कर सकते हैं। यानी ऊर्जा क्या है? एक से दूसरे में रूपांतरित होती रहती है, तो ये एनर्जी है। अब वही हम ऊर्जा की बात करें तो सबसे फर्स्ट आपको बताता है कोई भी चैप्टर कि जैसे ऊर्जा की बात करेंगे तो स्टार्टिंग में एक भूमिका, एक प्रस्तावना टाइप का दे देते हैं, एक इंट्रोडक्शन की अच्छा ऊर्जा इसके लिए आवश्यक है। ठीक है, तो देखो आओ थोड़ी सी लाइंस पढ़ते हैं। ऊर्जा आर्थिक विकास और जीवन स्तर को बेहतर बनाने का एक आवश्यक साधन है। ऐसे ही नहीं, अगर हम ऊर्जा के साधनों की बात करें तो ईंधन के लिए आपको, ईंधन खाना पकाने के लिए आप ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं ना। एलपीजी की अगर हम बात करें, अब एलपीजी से ही रिलेटेड जो उज्ज्वला योजना है, ये सरकार का इनिशिएटिव है। तो भारत सरकार के द्वारा जो ये बुक पब्लिश की जाती है, इसमें उस इनिशिएटिव विस्तार से चर्चा की गई। आगे हम बात करेंगे कि ईंधन के लिए तो ऊर्जा चाहिए, ठीक है, आपको बिजली भी तो चाहिए। बिजली चाहिए किसके लिए? अपने घरों को रोशन करने के लिए, हवा पानी सब स्वच्छ करने के लिए आपको बिजली की आवश्यकता होती है। तो हम देखेंगे कि गवर्नमेंट के द्वारा सौभाग्य योजना, हर घर बिजली योजना, तो इन योजनाओं के प्रावधान है क्या, परीक्षाओं में क्या प्रावधान पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जैसे सौभाग्य योजना है,
यानी इसमें आप बेसिक पार्ट नहीं कवर करते हैं कि ऊर्जा क्या है, ऊर्जा के कितने प्रकार है, ये तो आप बेसिकली जानते ही है, ठीक है। लेकिन इसमें हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने देखो अगर ईंधन की पूर्ति के लिए, ईंधन के लिए कि आपको स्वच्छ ईंधन की प्राप्ति हो, तो इसके लिए एलपीजी जो सिलेंडर है ये मुफ्त में बंटवाए, फ्री में दिए, ठीक है, ताकि स्वच्छ जो ईंधन है उसकी पूर्ति हो, महिलाओं का जो स्वास्थ्य है वह अच्छा हो सके, ठीक है, जो भी रेस्पिरेशनल की जो प्रॉब्लम्स होती हैं फॉसिल फ्यूल के बर्न से वह सारी प्रॉब्लम्स ना हो, तो इसके लिए उज्ज्वला योजना है। बस ये इन्हीं सब योजनाओं की हमें चर्चा करना है। फिर आप सभी ने सुना होगा एक उदय स्कीम, उदय स्कीम सभी बच्चों ने सुनी होगी। सो बेसिकली उदय स्कीम को भी हम देखेंगे कि यह है क्या, है ना, उदय स्कीम की भी हम चर्चा करेंगे। जो डिस्कॉम कंपनियां हैं, बिजली वितरण कंपनियां हैं, कैसे ये घाटे में जाती है और सरकार इन्हें लाभ देने के लिए कि किसी तरह से ये बैलेंस में आ जाए उसके लिए योजनाएं चालू करती है। तो बेसिकली ये 5 है। अगर बच्चे आप खुद से भी पढ़ते हैं, दैट इज कोई मैटर नहीं करता कि आप किसी टीचर के, किसी एजुकेटर के वीडियो देख के पढ़ रहे हैं या फिर खुद से पढ़ रहे हैं, फर्क पड़ता है इस चीज के कि आपको ये पता हो कि पूछा क्या जाता है। तो देखो इस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अननेसेसरी भी है। आपको क्या देखना है, इस तरह की स्कीम्स और इन स्कीम्स के प्रावधान। मैंने इन्हीं सबको थोड़ा सा एक प्रिपेयर किया है कि चलो मैं आपसे मेंस के क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, किस तरह से पॉसिबिलिटीज है आने की, ठीक है, किस तरह से पॉसिबिलिटी और पीटी के क्वेश्चन पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए, ऊर्जा आर्थिक विकास और जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक एक साधन है। समाज में ऊर्जा की बढ़ती जरूरतों को उचित लागत मूल्य पर पूरा करने के लिए ऊर्जा के पारंपरिक साधनों के विकास की जिम्मेदारी सरकार की है। ऊर्जा के गैर परंपरागत, वैकल्पिक, नए और नवीकरणीय स्रोत जैसे सौर, पवन, जैव ऊर्जा। देखो ऊर्जा की अगर हम बात करें तो 2 स्रोत हो गए, है ना, एक तो रेन्यूएबल एनर्जी और नॉन रेन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय स्रोतों की अगर हम बात करें, जो रेन्यूएबल एनर्जी अगर हम इसकी बात करें, जैसे सौर ऊर्जा है, सोलर एनर्जी है, ठीक है, सौर ऊर्जा की बात करें, सोलर एनर्जी की बात करें, ठीक है, वाइंड एनर्जी की बात करें, तो ये सब क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा के साधन है। यानी आप इसे फिर से प्राप्त कर सकते हो, पुनः प्राप्त कर सकते हो, है ना। जैसे सौर ऊर्जा की बात करें, ऐसा नहीं है कि आपने आज जो है ग्रिड में संचयन करके विद्युत बना ली, अब कल से जो सौर ऊर्जा है वह खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। तो ये आपको लगातार मिलता रहेगा प्रकृति के द्वारा। तो हमें क्या कोशिश करनी चाहिए कि अनवीकरणीय के जो स्रोत है, अनवीकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत है, जैसे कोयले की हम बात करें, पेट्रोलियम की हम बात करें, ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम, इन्हें परंपरागत कहा जाता है क्योंकि यही यूज किए जाते हैं, है ना, ये परंपरागत साधन हो गए कोयला, पेट्रोलियम। बट क्या है कि अगर हम कोयला और पेट्रोलियम की बात करें, ऊर्जा के जो मुख्य साधनों के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इसमें मेन प्रॉब्लम ये है कि इन्हें बनने में बहुत लंबा वक्त लगता है ना। कई हजार वर्षों में जब जो वृक्ष है, जीवाश्म है, जब ये दब जाते हैं चट्टानों में, तो कई वर्ष तक ताप और दाब की प्रक्रिया के फलस्वरूप पेट्रोलियम और कोयले का निर्माण होता है। तो बेसिकली अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत जो है सीमित है। एक बार आपने खत्म कर लिया तो फिर नहीं, उतनी जल्दी आपको नहीं मिलेंगे, हो सकता है आपके आने वाली 2 पीढ़ियों को ना मिले, 3 पीढ़ियों को ना मिले। तो बेसिकली वर्तमान में क्या कोशिश की जाती है कि अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों के द्वारा हम नवीकरणीय इसे छोड़कर या इसके साथ हम कोशिश करें कि नवीकरणीय ऊर्जा को हम इसके स्रोतों का यूज कर सके, है ना, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से एक प्रश्न है जो यूपीएससी में भी पूछा गया था। विश्लेषण कीजिए कि क्या अनवीकरणीय ऊर्जा को ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों से प्रतिस्थापन करने की आवश्यकता है। परंपरागत स्रोत की अगर हम बात करें, दैट मीन्स कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है, क्या आवश्यकता है अनवीकरणीय ऊर्जा को, अनवीकरणीय दैट मीन्स सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, ये सारी एनर्जी तो आपको डायरेक्ट मिल जाती है प्रकृति से। तो क्या हमें आवश्यकता है? बिल्कुल आवश्यकता है। तो देखिए आपको क्या करना है, मेंस के क्वेश्चन लिखने की कोशिश कीजिए, आंसर राइटिंग करा करो, कभी कभी सभी बच्चों से कह रही हूँ। तो परंपरागत स्रोतों में आप बताएं कि किस तरह से ये महंगे अधिक है ना, इनका जो यूज करना है महंगा अधिक है, खर्चीला अधिक है, अधिक महंगे हैं। तो और अनवीकरणीय की अगर हम बात करें कि अगर आपको जैसे लेटेस्ट अभी एक सोलर पावर प्रोजेक्ट एमपी में लगाया गया है, मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट है जिसके द्वारा विद्युत दिल्ली मेट्रो को भी मिलेगी। तो बेसिकली इस तरह के जो प्रोजेक्ट है इनकी चर्चा आप कर सकते हैं कि हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ने इस तरह के जो इनिशिएटिव्स है उन्हें अप्लाई किया है। तो किस तरह से इसके द्वारा परंपरागत स्रोतों के द्वारा
जो पर्यावरण है, जैसे वायु प्रदूषण की हम बात करें, यह बहुत बड़े पैमाने पर होता है। इस वायु प्रदूषण से कैसे मानव स्वास्थ्य को हानि होती है, इन सभी चीजों को आप लिखकर, और आणविकरणीय ऊर्जा के क्या लाभ हैं, आणविकरणीय ऊर्जा के जो लाभ हैं इन्हें बता के गवर्नमेंट की कुछ करंट के जो इनिशिएटिव्स की बात करें, गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए जो कदम है, योजना, इनकी चर्चा कर दीजिए। तो बेसिकली आपका ये जो क्वेश्चन है वह कवर हो जाता है। ठीक है, वेदर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी नीड्स रिप्लेसमेंट फ्रॉम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एनालिसिस। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सरल इंडेक्स की। गवर्नमेंट के द्वारा ये ईयरबुक में नहीं है, ईयरबुक में नहीं है, मैंने इसे ऐड किया है ताकि रिसेंटली जो भी एनर्जी से रिलेटेड गवर्नमेंट के जो भी इनिशिएटिव्स है वह आप सभी को आप परिचित हो सके उन सभी चीजों से। ठीक है, आपका एक इंट्रोडक्शन हो जाए ताकि जो भी एग्जाम्स है, क्योंकि इंडेक्स की अगर हम बात करें तो जो भी रिसेंटली इंडेक्स है वह जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, जो भी इंडेक्स है जरूर पूछे जाते हैं। चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो फ्रेंड्स आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आप सभी के जो कमेंट्स हैं देखती जाऊंगी। तो सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे सरल इंडेक्स की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सरल? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सरल? स्टेट रूफटॉप सोलर अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स। ठीक है, तो रिसेंटली सरकार के द्वारा जो सौर ऊर्जा की क्षमताएं हैं, विभिन्न राज्यों के जो भी सौर ऊर्जा की क्षमता से विद्युत पैदा की जा रही है ना, सौर ऊर्जा की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए, इसे इंक्रीज करने के लिए यह जो इंडेक्स है इसे हाल फिलहाल में लाया गया। ठीक है, तो सरल इंडेक्स के द्वारा देखा जाता है कि एनर्जी के जो सोलर एनर्जी की अगर हम बात करें तो कौन सा राज्य इसमें कैसा परफॉर्म कर रहा है, और इसमें फर्स्ट है इस तरह के जो प्रयास है, इसमें फर्स्ट है कर्नाटक। अब देखो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि सरल इंडेक्स में कौन सा जो स्टेट है उसने फर्स्ट रहा, सो कर्नाटक। ठीक है, सरल इंडेक्स में कर्नाटक फर्स्ट था इस तरह के प्रयासों में। फिर उसके बाद तेलंगाना, गुजरात और आंध्र प्रदेश। फिर था तेलंगाना, शॉर्ट में लिखती हूँ, नहीं फुल फॉर्म में ही लिख देती हूँ, कंफ्यूज हो जाएंगे वरना। ठीक है, तेलंगाना है, गुजरात है और महाराष्ट्र। देखो भारत के बारे में अगर कहा जाए तो किसी विद्वान ने कहा कि अगर जिस स्थिति में, जो भौगोलिक स्थिति, जो फिजिकल, अगर हम एक स्थिति की बात करें कि जो इंडिया की है, कैसा है, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय देश है। ठीक है, कर्क रेखा लगभग मध्य भाग से गुजरती, यानी सोलर एनर्जी की बात करें, सूर्य की बहुत सारी जो ऊर्जा है वह इंडिया कन्वर्ट कर सकता है विद्युत में। तो ऐसा कहा जाता है कि इंडिया की जगह अगर कोई और ऐसा विकसित देश होता जिसके पास तकनीक होती, तो वह सिर्फ सोलर एनर्जी के माध्यम से ही पूरे देश को विद्युत प्रदान कर देता। यानी बेसिकली हमारे यहाँ कमी है, हम इसका यूज नहीं कर पा रहे, परंपरागत साधनों, कोयला, पेट्रोलियम पर निर्भर है, उसी के दाम घटते बढ़ते और हमारी समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो बेसिकली अगर हम कोशिश करें कि हम जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है उससे रिप्लेस करने की हम कोशिश करें, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आए, तो फिर हमें ज्यादा फायदा मिल जाएगा। ठीक है, तो इस अगर हम बात करें सरल इंडेक्स की, इसके बारे में है कुछ समझा मैंने दिया है, कुछ इंफॉर्मेशन है। The index evaluate India state based on their attractiveness for rooftop development। ठीक है, रूफटॉप डेवलपमेंट यानी आप ये देख रहे हैं कि छतों पर सोलर पैनल है, इसके माध्यम से क्या किया जाता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परावर्तित किया जाता है। सरल इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंडेक्स टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू द स्टेट लेवल मेजर एडॉप्टेड टू फैसिलिटीज रूफटॉप सोलर डेवलपमेंट। तो ये अपने आप में इट्स काइंड इंडेक्स प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव, एक स्टेट राज्य के स्तर पर मेजर करने का एक तरीका है कि इस तरह की जो सुविधाएं है, यानी रूफटॉप सोलर जो डेवलपमेंट है वह किसने अच्छे से बेहतर तरीके से यूज किया है। अबाउट द इंडेक्स, सरल हैज बीन डिजाइन, किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, जो नवी और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है इसके द्वारा
और साथ ही शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन, शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन, इसके द्वारा यह जो इंडेक्स है वैसे विकसित किया गया है। ठीक है, अब देखो सरल इंडेक्स में 5 ऐसी मेजर की हैं। सरल इंडेक्स की अगर हम बात करें तो 5 इसमें प्रमुख की हैं, जैसे फर्स्ट है पॉलिसी फ्रेमवर्क, यानी ऐसा नीतिगत ढांचा बनाना, पॉलिसी फ्रेमवर्क इस तरह की नीतियां बनाना, एक नीतिगत ढांचा बनाना कि किस तरह से आप सोलर एनर्जी का यूज करेंगे। सेकंड हम बात करें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरनमेंट, यानी एक ऐसा माहौल देना कि आप इस तरह की जो नीतियां हैं उन्हें लागू कर सके। थर्ड है इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, ठीक है, क्या निवेश का क्या माहौल है, यानी वहां पर आप निवेश कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इस तरह के प्रोजेक्ट में। कंज्यूमर एक्सपीरियंस, इस संबंध में जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, उनका क्या एक्सपीरियंस है, ठीक है। और थर्ड है बिजनेस इकोसिस्टम, यानी इस तरह के स्थानों पर व्यापार से रिलेटेड क्या इकोसिस्टम है। तो ये सारी चीजें इसमें एक की का काम करेंगे, ठीक है। पॉलिसी फ्रेमवर्क, इम्प्लीमेंटेशन एनवायरनमेंट, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, कंज्यूमर एक्सपीरियंस और बिजनेस इकोसिस्टम। तो आई थिंक इतनी जो इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स ये सफिशिएंट है आपके लिए। चलिए, सो अब है आपके लिए एक क्वेश्चन जो कि सरल इंडेक्स पर नहीं बल्कि सरकार के द्वारा बहुत पहले एक योजना लागू की गई थी, आप सभी ने इसका नाम तो सुना ही होगा, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसके संबंध में आपको निम्न कथनों पर विचार करना है। आपके सामने 2 सेंटेंस दिए हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। फर्स्ट है इट्स इंक्लूड एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स इन अर्बन एरियाज एंड रूरल एरियाज, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल मीटरिंग एंड इम्प्रूवमेंट इन सप्लाई इन रूरल एरियाज। चूज द करेक्ट कोड, आपको बताना है कौन सा जो आंसर है वह सही है। फर्स्ट है शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर कृषि उपभोक्ताओं को शामिल किया, और सेकंड है ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत मीटरिंग और आपूर्ति में सुधार करना इसका उद्देश्य है। बताइए जरा। हाँ राजेश, ये जो बुक है मार्केट में अवेलेबल है, लगभग 800 पेज की बुक है। उस 800 पेज में ये देखना कि क्या आपके काम का है क्या नहीं, थोड़ा सा टिपिकल होता है। तो एक बार अगर आप ये सारे लेक्चर्स मेरे साथ देख लेंगे तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी पढ़ेंगे आपको चीजें इजिली समझ में आ जाएंगी, ठीक है। राजकुमार, अगर मैं बहुत धीरे पढ़ाऊंगी, कोशिश करती हूँ कि मैं चीजों को रिपीट अगेन कर दूं, बहुत धीरे पढ़ाऊंगी तो बच्चे आपका क्लास चल नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऐसे मैं एक ही आपको चीजें समझाती रहूंगी सिर्फ। आकाश, आपके जो कमेंट है, ठीक है, वह पहुंच रहे हैं मुझ तक, लेकिन आप जो पूछ रहे हैं करंट का कि प्रेसिडेंट के द्वारा जो पुरस्कार दिए गए किस किस को दिए गए, तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जहां से आपको इस तरह के जो डेटा है वह मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आंसर दीजिए इसका। हाँ, इंडेक्स की, राजेश बिल्कुल इंडेक्स की फुल फॉर्म पूछते हैं, दैट्स वाई मैंने आपको सरल का फुल फॉर्म बताया। इसका आंसर दीजिए। ओके, हाँ रेगुलर, आश्रा हम कोशिश करेंगे ये क्लास रेगुलर रहे, ठीक है। हाँ, यूपीएससी के जो सुमित, यूपीएससी के जो एडमिट कार्ड है आ चुके हैं। नेहा, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो मोस्ट ऑफ द बच्चों को लगता है ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 और 2 है ना। मोस्ट ऑफ द बच्चों को ये लगता है आंसर, तो बहुमत बच्चे आपका है गलत। तो देखो नाम ही है इसका, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ग्राम ज्योति योजना गांव के लिए है। मैंने क्या लिखा है इसमें, शहरी क्षेत्रों को भी इंक्लूड किया है, तो शहरी क्षेत्रों के लिए नहीं है। सो फर्स्ट गलत है ना, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही है कि इसमें विद्युत मीटरिंग और आपूर्ति में सुधार करना इसका उद्देश्य है। इट्स इंक्लूड एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर, ये बात सही है, कृषि और गैर कृषि दोनों तरह के उपभोक्ताओं को शामिल किया गया है, बट किसमें, अर्बन एरियाज एंड रूरल एरियाज की अगर हम बात करें तो शहरी क्षेत्रों को इसमें शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करें दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। देखो कोशिश किया करो कि गवर्नमेंट की, ये गवर्नमेंट की साइट से ही मैंने ये पिक ली है। सो बेसिकली गवर्नमेंट की साइट की अगर हम बात करें, देखो बहुत सारे लोग वर्क कर रहे होते हैं भारत सरकार की तरफ से, तो बहुत सारी चीजें ना आपको एक बार एक पिक में ही क्लियर हो जाती है समटाइम्स। कोशिश किया करो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है 5-10 मिनट पीआईबी देखो, गवर्नमेंट के मंत्रालयों की विभिन्न वेबसाइट्स देखो, किस तरह से मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम लास्ट हमने चर्चा की थी कि उसमें
एजुकेशन ऑफ जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया, तो उसे जाके वेबसाइट पर देखो। इस तरह की चीजें थोड़ा सा देखते रहा करो। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, देखो ऊर्जा के लिए आपको घर में बिजली के लिए बल्ब चाहिए, पंखे चाहिए, प्रकाश के लिए, हवा के लिए, तो इन सब के लिए सरकार के द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो है उसको वह शुरू की गई। अब इसके कुछ उद्देश्य थे, ठीक है, इसके कुछ उद्देश्य थे, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर कृषि उपभोक्ताओं तक आपूर्ति विवेकपूर्ण करना, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण करना, ऐसी अवसंरचनाएं बनाना, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना कि सभी को जो बिजली है वह मिल सके, ठीक है, ये सारी चीजें, मीटरिंग करना, मीटरिंग में सुधार करना, ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है। और इसके अंतर्गत और भी कुछ ऑब्जेक्ट्स है, उद्देश्य है। देखो कुछ चीजें इंग्लिश में है, कुछ चीजें हिंदी में है, परेशान मत होना। सभी गांव और घरों में विद्युतीकरण किया जाएगा। इससे क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर कृषि उपज में वृद्धि होगी, कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए आपको बहुत सारे जो मशीन्स की अगर हम बात करें उन सभी के लिए आपको एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो अगर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम जो ज्योति योजना है इसके माध्यम से आपको विद्युत की प्राप्ति हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कृषि उपज में वृद्धि। देखो बहुत इरिलेवेंट सा लगेगा अगर आपने ये नहीं पढ़ा है ना, और मान लीजिए आपको आ गया कि इस योजना का लाभ है कृषि उपज में वृद्धि, तो आप सोचेंगे अरे कौन सा ये फर्टिलाइजर, कौन सा ये उर्वरक, खाद देने का किसानों को वित्तीय सहायता दे रहे हैं, है ना। बेसिकली इस तरह से आपके दिमाग में आ सकता है, लेकिन कृषि उपज में वृद्धि ये इसका एक इनडायरेक्ट प्रभाव हुआ। छोटे और घरेलू उद्यमों के विकास के परिणाम स्वरूप रोजगार के नए अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग सेवाओं में सुधार, ऑब्वियस सी बात है, हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन की अगर हम बात करें, अभी तो एजुकेशन के लिए किस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन, जब ये लॉकडाउन है, अभी सब चीजें नहीं प्रॉपर खुल रही, ऑफिस, कॉलेज, स्कूल नहीं खुल रहे हैं, तब क्या है, स्कूल में भी, कॉलेज में भी सारी चीजें ऑनलाइन ही हो रही है। सो बेसिकली सभी सेवाओं में सुधार, बिजली एक उसके लिए नीड है, बेसिक नीड, रेडियो, टेलीफोन, टेलीविजन, इंटरनेट और मोबाइल, यानी कम्युनिकेशन के जो भी साधन है, जो भी संचार के साधन है, इन तक पहुंच आपकी कैसे होगी, जब आपके पास विद्युत होगी। ऐसे गांव में टेलीविजन, इंटरनेट, टेलीफोन, इन सब चीजों का क्या करेंगे जहां पर विद्युत ही नहीं है। तो बेसिकली अगर आपको कम्युनिकेशन से जोड़ना है तो आपको आवश्यकता किसकी है, इस तरह की योजनाओं की। बिजली की उपलब्धता के कारण सामाजिक सुरक्षा में सुधार, ऑब्वियस सी बात है, सोचो अंधेरी गलियां हो तो निकलने में भी डर लगेगा। सो अगर बिजली है तो एक तरह से जो सोसाइटी है उसमें भी कैसे होगा, थोड़ा सा एक सिक्योरिटी आपको फील होगी, ठीक है। बाकी सारे विकास, चलिए बहुत सारी चीजें नहीं बताती हूँ। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे सौभाग्य की। सौभाग्य किससे जुड़ेगा, सौभाग्य जुड़ेगा बिजली से, ठीक है। सौभाग्य को एलपीजी से मत जोड़ देना, अलग अलग योजनाओं के अलग अलग लाभ है, अलग अलग क्षेत्रों से वह जुड़ी है। तो सौभाग्य की अगर हम बात करें, सौभाग्य प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना भी इसे कहा जाता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही इसका यही है, सौभाग्य प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। मार्च 2019 में, देखो स्टार्ट कब हुई, मार्च 2019 में सभी घरों के विद्युतीकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार के द्वारा इस अवधि में से शुरू किया गया। अब देखो कितने पैसों से शुरू किया गया, कितने रुपयों से शुरू किया गया, राशि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अगर आयुष्मान की अगर हम बात करें, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा, बहुत 1000 करोड़ रुपए का कोई ऐसा एक अमाउंट है जिसकी घोषणा ऐसे की गई कि बजट में अगर 4 बड़ी मदें हैं तो उसमें वह भी एक शामिल है, तो वहां से प्रश्न पूछा जाता है। ऐसा नहीं है अननेसेसरी कि आप सभी योजनाओं का जो बजट है उसे भी याद रखें। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, समटाइम्स आपको एक क्रम जमाने को दे दिया जाता है कि जैसे मान लीजिए सौभाग्य योजना दे दिया, मेक इन इंडिया दे दिया, सो पहले मेक इन इंडिया था, बाद में सौभाग्य आया, इस तरह से आप चीजों को एक क्रम के अनुसार भी याद रखें, ठीक है। सो बेसिकली इस योजना में क्या शामिल है कि जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में गैर विद्युतीकृत मकान है, जहां तक अभी तक बिजली नहीं पहुंची है, वहां पर विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना, ठीक है। और देखो जो एपीएल परिवार है, एपीएल और बीपीएल क्या है, ये जिस बच्चे ने कभी नहीं पढ़ा वह भी समझ लो कि एक लाइन है, एक रेखा हम मान लेते हैं, और इस रेखा के नीचे हम इस रेखा को मानते हैं गरीबी रेखा, ठीक है। इस रेखा को हम मानते हैं गरीबी रेखा, और इस गरीबी रेखा के नीचे यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल फुल फॉर्म क्या हुआ, बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा के नीचे जो लोग आएंगे, इस रेखा के नीचे जो लोग आएंगे वह कैसे होंगे, वह अपनी भौतिक जो एक बुनियादी आवश्यकता है वह पूरी करने में सक्षम नहीं होते। तो सरकार जो एक वेलफेयर स्टेट की संकल्पना है वह इन लोगों के लिए कार्य करती है कि ऐसे वंचित लोग जो खुद अपनी पूर्ति नहीं कर सकते उनके लिए करना, ठीक है। तो ये बीपीएल है, और एपीएल अबव पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा, उतने वंचित नहीं है जितने बीपीएल वाले हैं। सो इस
मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एपीएल बीपीएल वालों को तो मुफ्त है यह योजना के अंतर्गत बिजली कनेक्शन, बट हम एपीएल परिवार की बात करें तो एपीएल परिवार अगर 500 रुपए दे दे यानी 500 की राशि के साथ इसे इस योजना का लाभ जो है वह दिया गया है। चलिए अब आपको आपके सामने क्वेश्चन है सौभाग्य योजना से संबंधित, आंसर कीजिए। देखिए बिल्कुल इसी तरह के लगभग जो प्रश्न है वह मिल जाते हैं। ये प्रश्न आएगा ये नहीं कह रही हूँ, इसी प्रकृति के प्रश्न आएंगे ये कह रही हूँ, ठीक है। बुक का नेम है अनुराधा इंडिया 2020 इंडिया ईयर बुक। क्या होगा इसका आंसर बताइए जरा। देखिए राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है, कोशिश कीजिए बच्चे पढ़ लें आप सभी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी को लगता है। प्रश्न है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द कंटेक्स्ट ऑफ सौभाग्य स्कीम। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। इट्स एम टू अचीव द गोल ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इन all households in the country by 2019. BPL family has to be provided electricity connection on payment of Rs 500 under the scheme. क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन ए बी सी और डी, ऑप्शन ए बी सी और डी। तो मोस्ट ऑफ द बच्चों को सी लग रहा है। अभिषेक, मुकुंद, इमरान, अनुज नहीं, अनुज, राजेश, शशिकांत, आपका आंसर जो है वह सही है ना। अश्वनी, आपका आंसर सही है, वेरी गुड। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखो मैं पहले भी समझा चुकी हूं, जिन बच्चों ने भी ये ऑप्शन नंबर डी लगाया या सी लगाया, मैं लास्ट में आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ कि गरीबी रेखा ऊपर और नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन का बता चुकी हूँ, जो अबव पॉवर्टी लाइन है उस वर्ग के बारे में भी बता चुकी हूँ कि उन्हें लगभग 500 रुपए के भुगतान के साथ आपको जो बिजली कनेक्शन है वह दिया जाएगा। तो थर्ड इसमें नहीं है। इसी तरह के जो प्रोविजन है वह पूछे जाते हैं, यूपीएससी के पिछले सालों के आप पेपर देख सकते हैं। तो ये दोनों सही है बट थर्ड रॉन्ग है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर ए ओनली 1 एंड 2 ये सही आंसर है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे उदय योजना। नेक्स्ट हम देखेंगे उदय योजना, बट उदय योजना देखने से पहले, समझने से पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी कहीं ना कहीं से पढ़ा है आपने या नहीं पढ़ा होगा, तो पहले क्वेश्चन देखने से एक थोड़ा सा आप अटेंटिव हो जाते हैं, थोड़ा मन में एक इंटरेस्ट जाग जाता है कि अच्छा चलो ये मेरा ये क्वेश्चन है, देखते हैं इसका आंसर या एक्सप्लेनेशन क्या है। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन को पहले रखा है, ठीक है। उदय योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसे उज्जवल डिस्कॉम आश्वासन योजना कहा जाता है। इट इज नोन एज उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस स्कीम। सेकेंड है इसका उद्देश्य देश भर में बिजली वितरण कंपनियों की परिचालन ऑपरेशनल जो एक्टिविटीज है संबंधी जो आवश्यकता है इनका समाधान करना है। थर्ड है इसमें राज्यों की भागीदारी अनिवार्य है। स्टेट पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी इन दिस। तो व्हाट इज द राइट आंसर? अदर सब्जेक्ट का अतर अभी नहीं पता, अभी आप फिलहाल ईयर बुक पढ़े अच्छे से, ठीक है। हाँ प्रद्युम्न, ये क्लास डेली होगी 4 बजे से। क्या होगा इसका सही आंसर बताइए। तो मोस्ट ऑफ द बच्चों को लगता है ऑप्शन नंबर सी है ना। आप सभी को तो सी रटा है एकदम कि बस कुछ भी आए सी बताओ या फिर डी बताओ। क्या होगा आंसर? देवेंद्र, आपने सही आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। केवल 1 और 2, क्यों? क्योंकि अगर हम उदय योजना की बात करें, ठीक है, तो उदय उज्जवल डिस्कॉम डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। तो उदय योजना फुल फॉर्म, उद्देश्य की बात करें तो जो बिजली वितरण कंपनियां हैं इनके जो परिचालन संबंधी आवश्यकता यानी इनके ऑपरेशनल संबंधी, इनको इन कंपनियों को ऑपरेशनल संबंधी जो भी आवश्यकताएं थी, जो भी इनकी नीड्स थी, उसके समाधान के लिए इस योजना को गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया। बट हाँ ये है कि इसमें राज्यों की भागीदारी जो है, अगर हम इसके पार्टिसिपेशन की बात करें स्टेट के, तो ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऐच्छिक है, ठीक है। ऐच्छिक है, चाहे तो पार्टिसिपेशन करें चाहे तो ना करें। अब चलो अब हम देखते हैं उदय या उज्जवल डिस्कॉम आश्वासन योजना। मैं आपको एक फैक्ट बताती हूं, ठीक है। देखो एक फैक्ट है कि जो विद्युत आपूर्ति लागत है,
इलेक्ट्रिसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन की जो कॉस्ट है और जो कंज्यूमर्स हैं, जो उपभोक्ता हैं, इनसे प्राप्त जो बिल के रूप में जो राशि है, इन दोनों के बीच में एक बड़ा सा डिफरेंस था। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा सा डिफरेंस था और वो डिफरेंस था मात्र 1.5 लाख करोड़ का। ठीक है, आप सोचिए कितना ज्यादा डिफरेंस है, 1.5 लाख करोड़। ठीक है, विद्युत आपूर्ति की लागत आ रही है, कॉस्ट की बात करें, और बिजली से जो उपभोक्ताओं के जो बिजली बिल से प्राप्त आपको राशि थी, यानी इन दोनों में जो अंतर था वह लगभग था 1.5 लाख करोड़ का। यानी ये जो 1.5 लाख करोड़ ये हानि हो रही है। विद्युत आपूर्ति की लागत बहुत अधिक है और उपभोक्ताओं से जो बिल प्राप्त हो रहा है, जो उसके बदले में जो आपको राशि प्राप्त हो रही है, वो बहुत कम है। सो बेसिकली इसकी वजह से जो बिजली को जो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रही थी जो कंपनियां, वह कैसी थी, घाटे में थी। इन्हें घाटे में उभारने के लिए सरकार ने कुछ राशि दी और उस योजना का नाम रखा उदय योजना। ठीक है, उदय योजना, उदय दैट मीन्स उज्जवल डिस्कॉम आश्वासन योजना। प्रश्न पूछा जाता है यूपीएससी के द्वारा और विभिन्न परीक्षाओं में, उदय का संबंध किससे है, उदय योजना का संबंध किस क्षेत्र से है। मान लीजिए शिक्षा में उदय करना, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण, नाम से आप काम का डिफाइन हर जगह नहीं कर सकते, या फिर बिजली वितरण कंपनियों की लागत में सहायता करना। सो बेसिकली बिजली वितरण कंपनियों से संबंधित थी। यह योजना स्टार्ट की गई 2015 में और इसका उद्देश्य था कि जो भी बिजली वितरण कंपनियां हैं, इनकी परिचालन और वित्तीय अकुशलताओं, और देखो सबसे बड़ी बात थी कि फाइनेंशियल की अगर हम बात करें तो इसमें जो ये अनस्किल्ड, ये अकुशल थे। ठीक है, बहुत ज्यादा कुशल नहीं थे। तो वित्तीय अकुशलता और अनियमितताओं का समाधान करने के लिए सरकार के द्वारा उदय योजना को चलाया गया। ब्याज दरों में कमी, बिजली की लागत में कमी, राजस्व में वृद्धि और दक्षतापूर्ण परिचालन इसके कुछ कदम थे कि हम क्या करते हैं, ब्याज दरों में कमी करते हैं, बिजली की जो लागत है उसे कम करते हैं। ठीक है, राजस्व जो रेवेन्यू है उसमें बढ़ोतरी करते हैं और जो इसका ऑपरेशन पूरा किया जाता है तो इसे हम क्या करते हैं, दक्ष बनाते हैं, स्किल्ड बनाते हैं। तो इससे हो सकता है कि ये जो कंपनियां हैं वह घाटे से बाहर आ जाए। भागीदारी के लिए उदय एक स्वैच्छिक योजना है। अब देखो, मैंने आपसे पूछा था कि क्या राज्यों के लिए मैंडेटरी है, इसी तरह के प्रश्न, इसी तरह के जो सेंटेंस है वह पूछे जाते हैं। राज्यों की भागीदारी के लिए उदय एक स्वैच्छिक योजना है, ना कि मैंडेटरी। और अब तक 26 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश इससे जुड़ गए हैं। खैर ये पुराना डेटा है, अब तो लगभग सभी जुड़ गए होंगे। लाभ के लिए कौन हटेगा हालांकि पीछे। ठीक है, चलो अब अगली हम बात करेंगे, उदय की बात हो गई, अब हम बात करेंगे उज्ज्वला की। उज्ज्वला योजना के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, उज्ज्वला योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। फर्स्ट, इट एम टू प्रोवाइड क्लीन फ्यूल टू जो पुअर फैमिलीज हैं, पुअर फैमिलीज स्पेशली इन रूरल एरियाज, यानी इसका उद्देश्य है गरीब परिवार विशेषकर ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता। सेकेंड इज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सेवियर एक्सटर्नल एयर पॉल्यूशन बाय प्रोवाइडिंग क्लीन फ्यूल टू बीपीएल फैमिलीज, बीपीएल परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराकर गंभीर वायु प्रदूषण से बचाना। थर्ड है, एलिजिबल फैमिलीज विल बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सोशियो इकोनॉमी सेंसस अंडर दिस योजना। के अंतर्गत जो पात्र या लाभार्थी परिवार है उनकी पहचान सामाजिक आर्थिक जनगणना के आधार पर की जाएगी। सो व्हाट इज द राइट आंसर, बताइए जरा, चूज द करेक्ट कोड। सही कोड चुनना है आपको, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ओके, मोस्ट ऑफ द बच्चों के द्वारा ऑप्शन नंबर ए और डी कहा जा रहा है। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो सभी बच्चों ने ऑप्शन ए, बी और डी, यानी जो आंसर है उसे छोड़कर आप सभी ने सारे ऑप्शंस दिए हैं। गलती से भी किसी ने ऑप्शन नंबर, अरे सी भी लिख देते क्या परेशानी थी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
क्यों, समझो। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो गरीब परिवार है उन्हें एलपीजी सिलेंडर दिया गया है ना, तो एक स्वच्छ ईंधन आपको मिल गया। क्लीन फ्यूल की अगर हम बात करें आपको अवेलेबल हुआ, फर्स्ट सही। सेकंड और थर्ड हम बात करें कि इसके अंतर्गत जो पात्र परिवार थे यानी किसे इस योजना का लाभ मिलेगा, सो सामाजिक आर्थिक जनगणना जो सोशियो इकोनॉमी जो सेंसस है, सोशियो इकोनॉमिक सेंसस, इसके आधार पर, जनगणना के आधार पर इसका लाभार्थी जो परिवार है उनकी पहचान की गई। थर्ड गलत है। अच्छा एक बात बताओ, इसमें एक वर्ड है बीपीएल परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराकर गंभीर बाह्य प्रदूषण, एक वर्ड था और पूरा सेंटेंस ये गलत हो गया। बाह्य वायु प्रदूषण से, घर में एलपीजी सिलेंडर अगर आप दे देंगे तो क्या बाहर के जो बाहर एयर पॉल्यूशन हो रहा है, क्या लिखा है इसमें, एक्सटर्नल एयर पॉल्यूशन। एक्सटर्नल एयर पॉल्यूशन से क्या एलपीजी सिलेंडर आपको बचा सकता है, नहीं ना, तो ये तो गलत हो गया, सेकंड तो गलत हो गया ना। बीपीएल परिवारों को साफ इसमें दिया है कि महिलाओं का जो स्वास्थ्य है, जो फॉसिल फ्यूल का यूज करते समय ईंधन, अस्वच्छ जो ईंधन है उसका यूज करते समय बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है, गांव की महिलाओं को चूल्हा लकड़ी का यूज करने से खाना बनाने के लिए उन्हें बहुत सारी श्वसन संबंधी समस्याएं, हम कह रहे हैं रेस्पिरेशन संबंधी जो प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज बहुत होते थे, ठीक है। तो उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा और जो घर के अंदर जो एक इंटरनल पोल्यूशन है ना उससे वह बच सकेंगी। तो इट्स नॉट अ बाह्य, ठीक है, इट्स नॉट अ एक्सटर्नल एयर पोल्यूशन, बल्कि इसे हम इंटरनल, बाह्य नहीं, आंतरिक वायु प्रदूषण से बचाना है। तो सेकंड गलत हो गया, समझे आप सभी। चलिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की अगर हम बात करें, यानी विशेषकर जो ग्रामीण इलाके हैं, गरीब परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने की दृष्टि से सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया। ठीक है, और इसके अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी या जो रेखा है इसके नीचे जीवन यापन करने वाले महिलाओं को, 8 करोड़ लगभग महिलाओं को बिना किसी जमा राशि के एलपीजी जो कनेक्शन है यह उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को शुरू किया गया। ठीक है, सो लास्ट में हम देखेंगे कौन सी योजना किससे जुड़ी हुई है। अब देखो, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य बीपीएल परिवारों को स्वच्छ ईंधन, क्लीन फ्यूल की हम बात करें, घर के भीतर गंभीर वायु प्रदूषण, घर के भीतर गंभीर वायु प्रदूषण यानी जो घर में अंदर वायु प्रदूषण घर के अंदर हो रहा है उससे बचाना, जलावन, लकड़ी, कोयला, गाय के गोबर आदि जैसे ईंधनों की अगर हम बात करें तो इनके प्रभावों को कम करना और स्वास्थ्य की रक्षा करना। ठीक है, लॉन्च कब किया गया था इसे? 2016 में, 2016 में जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है इसे लॉन्च किया गया। और इसका बेसिकली अगर हम एम की बात करें, टू प्रोवाइड एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कनेक्शन टू प्योर हाउस होल्ड। अच्छा चलो कमेंट करके बताओ जो एलपीजी है वह किसके में, मतलब इसमें कौन कौन से घटक होंगे बताओ जरा एलपीजी में। की फीचर्स आर डिपॉजिट फ्री, बिना किसी जमा राशि के एलपीजी कनेक्शन देना। ठीक है, चलो, द स्कीम गेन attraction with its ambit being expanded to the include 80 million poor families। ठीक है, चलिए, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जैसे हम पहले भी देख चुके हैं कि एक तो सोशियो इकोनॉमिक जो सेंसस हुआ था उसके आधार पर लाभार्थियों का चयन होगा। एप्लीकेंट मस्ट अ वुमेन अबव द एज ऑफ 18 एंड सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक हो और 18 वर्ष से अधिक की महिला हो। एप्लीकेंट शुड बी बिलोंग टू अ बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन के आधार पर, बिलो पॉवर्टी लाइन के आधार पर इसे मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव मेन क्या है? ऑब्जेक्टिव हम पहले ही देख चुके, एम्पावरिंग वुमेन एंड प्रोटेक्टिंग देयर हेल्थ सबसे बड़ा मुद्दा है। अब देखो, अगर मान लो उज्ज्वला योजना आया, आपको नहीं पता उज्ज्वला योजना क्या, और इसमें मान लीजिए लिखा है एलपीजी सिलेंडर देना, महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा करना, महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा करना, जो गुड हेल्थ है, गुड हेल्थ, ठीक है, फॉर गुड हेल्थ, ये मान लीजिए। तो अच्छा ये बताइए क्या आप स्वास्थ्य से इसे जोड़ पाएंगे दैट टाइम? नहीं शायद, है ना। तो इसलिए हमेशा किसी भी योजना को पूरा पढ़ा करो। रिड्यूसिंग द सीरियस हेल्थ हैजार्ड एसोसिएट विद द कुकिंग बेस्ड ऑन फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन के जो फ्यूल से, जीवाश्म ईंधन के जो बर्न से जो उन्हें हेल्थ हैजार्ड इश्यूज होते थे उन्हें कम करना, रिड्यूसिंग करना। रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ द डेथ इन इंडिया ड्यू टू अनक्लीन कुकिंग फ्यूल, अनक्लीन अस्वच्छ जो ईंधन के स्रोत है इससे जो नंबर ऑफ डेथ है उसे कम करना।
preventing young children from significant number of acute respiratory illness, श्वसन संबंधी जो परेशानियां हैं। और क्या लिखा है इसमें, इंडोर एयर पोल्यूशन, इंडोर एयर पोल्यूशन दैट मीन्स घर के अंदर जो पोल्यूशन है इससे बचाना। समझ में आ रहा है सभी को, समझ आ रहा है सभी बच्चों को? सचिन, शशिकांत, संतोष, जिनके नाम देख पा रही हूँ, कल्याण, विक्की, ऋषभ, अनिल, मुकेश, सभी फ्रेंड्स को समझ आ रहा है? अगर फर्स्ट टाइम भी बच्चे आप पढ़ रहे हैं तब भी मेरी कोशिश है आपको समझ आए, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं एक पहल योजना, सरकार के द्वारा पहल स्कीम भी लाई गई। आप पहल स्कीम किसकी पहल के लिए थी? पहल दैट मीन्स जो एलपीजी सिलेंडर की हम बात करें उसके लिए जो सब्सिडी है वह आपके अकाउंट में सीधी आएगी, ठीक है। यानी आपको अगर पहले मान लीजिए 1000 का सिलेंडर है, आपको सब्सिडी बेस्ड वह 800 का मिल रहा है, अब आपको पूरे 1000 रुपए देने हैं और जो ये 200 रुपए है ये आपके अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। बस ये है पहल स्कीम, सीधी सी बात है। पहल दैट मीन्स प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ, प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ। ओके, तो सभी को समझ आ रहा है? गुड। चलिए, एम्स टू रिड्यूस डाइवर्जन एंड एलिमिनेट डुप्लीकेट ऑफ बोगस एलपीजी कनेक्शंस। अंडर पहल एलपीजी सिलेंडर्स आर सोल्ड एट मार्केट रेट एंड द इंटाइटल कंज्यूमर गेट द सब्सिडी डायरेक्टली इनटू देयर बैंक अकाउंट्स, ठीक है। जो सब्सिडी है वह कैसे सीधा बैंक अकाउंट्स में आएगी, ये है पहल स्कीम, पहल योजना। अब देखिए अगला एक प्रश्न है पहल स्कीम से संबंधित। पहल योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सरकार ने सुशासन के उपाय के तौर पर एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए यह योजना शुरू की। गवर्नमेंट लॉन्च दिस स्कीम फॉर एलपीजी कंज्यूमर एज अ मेजर ऑफ गुड गवर्नेंस। सेकंड है, इसका उद्देश्य सब्सिडी को गलत हाथों में जाने से रोकना है और सब्सिडी को युक्ति संगत बनाना है। इट्स ऑब्जेक्टिव इट्स टू प्रिवेंट सब्सिडीज फ्रॉम गोइंग इनटू द रॉन्ग हैंड एंड टू रेशनलाइज सब्सिडीज। थर्ड है, यह विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना है। इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स। तो बताइए क्या इसका सही आंसर होगा? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, पहल योजना। क्या होगा इसका सही आंसर? आंसर कीजिए। पहले भी हमने चर्चा की कि भारत की जनसंख्या इतनी है कि कोई भी योजना अगर यहाँ लागू हो तो उसे ये टैग अपने आप दे दिया जाता है कि विश्व के एक बहुत बड़े तबके को लाभ मिल रहा है। तो थर्ड सही है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड ये दोनों भी सही है ना। कैसे कि सरकार ने गुड गवर्नेंस के द्वारा एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए यह डायरेक्ट जो ट्रांसफर स्कीम है इसे शुरू किया और इसका उद्देश्य है बेसिकली सब्सिडी को गलत हाथों में जाने से रोकना। सो बेसिकली ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट है सहज योजना। सहज योजना और इसके बाद है राष्ट्रीय सौर अभियान, नेशनल सोलर मिशन और क्लास आपकी खत्म 10-15 मिनट में। नेक्स्ट, सहज योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सहज योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। किससे संबंधित है ये? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, जल्दी से बताइए। ओके, सो मोस्ट ऑफ द बच्चों को लगता है ऑप्शन नंबर डी। कहीं पे भी देखो ना आप सभी ऑल ऑफ द अबव, बस यही टिक करते हो। बताओ जरा क्या होगा सही आंसर, सोच के आंसर दो। डीके श्रीवास्तव, शायद आप क्लास में स्टार्टिंग से नहीं है, ठीक है। जो नहीं समझ में आ रहा, क्या नहीं समझ में आ रहा ये बताओ। पूरा समझ नहीं आ रहा ये बात मुझे नहीं समझ आती। सिर्फ सुमित का आंसर अभी तक सही है। सुमित, ऑप्शन नंबर ए जो है आपने सही आंसर दिया, चाहे भले तुक्का लगाया हो या जान के दिया हो, आई डोंट नो। सो तेल विपणन कंपनियों की हम बात करें, एक डिजिटल पहल है, यानी आप ऑनलाइन एलपीजी सिलेंडर को बुक कर लो, बस यही है सहज योजना, डिजिटल इनिशिएटिव ऑफ द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ठीक है। अब देखो
अगर आप गवर्नमेंट की, वही मैंने कहा कि अगर आप गवर्नमेंट की वेबसाइट्स देखते हो, गवर्नमेंट की योजनाओं में जो पिक्स आती हैं, अगर आप थोड़ा सा उस इमेज को देखते हो ना, तो चीजें क्लियर हो जाती हैं। एक सिलेंडर बना हुआ है और ये जुड़ा हुआ है माउस से। आपको ये बताया कि आप एक क्लिक पर जो एलपीजी सिलेंडर है अपने घर मंगवा सकते हो, ठीक है। और बाकी सारे कुछ बैंक्स, इन सबके बैंक और साथ में ही जो आपके ऑप्शंस हैं कहाँ पर आपको ये मंगवाना है, ये सारी चीजें इसमें दी हैं, ठीक है। सो बेसिकली ऑनलाइन एक योजना है। चलो अब हम बात करेंगे, लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन, नेशनल सोलर मिशन। जैसा नाम वैसा काम इसका, कि सौर ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा से संबंधित जो भी सरकार के इनिशिएटिव्स है, क्या क्या है, क्या इसका उद्देश्य होगा, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से कदम सरकार उठाएगी, यही सब है। तो देखो सबसे फर्स्ट इसका यूज है फॉसिल आधारित ऊर्जा का विकल्प तैयार करना। फॉसिल फ्यूल की बात करें, जीवाश्म के आधार पर यानी कोयला और पेट्रोलियम के आधार पर या उसके स्थान पर हम क्या कर सके, रिप्लेस कर सके, हमें ऐसे ऑप्शंस मिले जैसे सोलर एनर्जी से हम उसे रिप्लेस करें। सेकंड है सौर ऊर्जा को प्रतिस्पर्धी बनाना। थर्ड है बिजली उत्पादन एवं अन्य उपयोगों के लिए सौर ऊर्जा के विकास एवं उपयोग को बढ़ावा देना, ये इसके लक्ष्य हैं। अब देखो उद्देश्य हो गए, लक्ष्य की हम बात करें तो भारत सरकार ने 2022 के अंत तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा। और इस तरह के जो ये लक्ष्य है कि सरकार ने राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन के अंतर्गत किस ईयर तक, किस सन तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा। आंसर क्या होगा, 2022, ठीक है। इसमें से 60 गीगावाट पवन ऊर्जा से, 60 गीगावाट वाइंड एनर्जी से, 100 गीगावाट सौर सोलर एनर्जी से, 10 गीगावाट बायोमास ऊर्जा से और 5 गीगावाट लघु पनबिजली से प्राप्त किया जाना है। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन का लक्ष्य है दीर्घकालिक नीति यानी एक लॉन्ग टर्म नीति बनाना, पॉलिसी बनाना, बड़े स्तर पर नियोजन करना, ठीक है। ये सारी चीजें, ये इसके उद्देश्य है। आगे देखो, चलिए एक प्रश्न है, एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन, आप सभी को टाइम देती हूं पढ़ने के लिए। ओके, सो मोस्ट ऑफ द बच्चों को लगता है ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। हेमलता, हम आंसर राइटिंग के लिए सबसे फर्स्ट ही हमने एक क्वेश्चन को देखा था कि किस तरह से आपको नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाना चाहिए अनवीकरणीय के स्थान पर, है ना, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो देखिए इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें, फॉसिल आधारित ऊर्जा विकल्प, सौर ऊर्जा को प्रतिस्पर्धी बनाना, बिजली उत्पादन और अन्य उपयोगों के लिए सौर ऊर्जा के विकास को बढ़ावा देना। सो ऑप्शन नंबर सी इसमें आंसर होगा। इस बार आप सभी का जो आंसर है वह सही है। और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, राष्ट्रीय सौर मिशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, यह जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत संचालित पहला मिशन है। सेकंड है, इसका उद्देश्य भारत को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी बनाना है। क्या होगा, देखिए हम पहले भी देख चुके हैं, पहले भी हम समझ चुके हैं इसे कि राष्ट्रीय सोलर मिशन की अगर हम बात करें तो जलवायु परिवर्तन पर जो राष्ट्रीय कार्य योजना है इसके अंतर्गत संचालित ये पहला मिशन है। इसके अंतर्गत बहुत सारे मिशन संचालित किए गए हैं, ठीक है। तो पहला मिशन है राष्ट्रीय सौर मिशन और इसका उद्देश्य है, ऑब्वियस सी बात है, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बोथ राइट। अब देखो हम देखते हैं इसके कुछ बेनिफिट्स द टारगेट फॉर नेशनल सोलर मिशन एंड बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग सोलर पावर। क्या इसके बेनिफिट्स है, तो देखो ऊर्जा सुरक्षा, ठीक है, ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा इसका एक बहुत बड़ा लाभ है कि आपको ऐसा नहीं है कि कोयला पेट्रोलियम खत्म हो रहा, बट सोलर एनर्जी है, आज भी है, कल भी रहेगी, ठीक है। मिटिगेशन ऑफ एडवर्स इम्पैक्ट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, रिडक्शन इन पॉल्यूशन एंड हेल्थ बेनिफिट्स,
ठीक है, जो पॉल्यूशन है इसे कम करना, हेल्थ बेनिफिट्स अपने आप बढ़ जाएंगे। रिड्यूस डिपेंड ऑन फॉसिल फ्यूल एंड पुट द स्टेन ऑफ फॉरेन रिजर्व एंड इकोलॉजी। अगर हम फॉसिल फ्यूल का कम यूज करते हैं, मान लीजिए हम थोड़ा सा अगर आत्मनिर्भर बन जाए किस संबंध में, थोड़ा सा अगर हम डिपेंड हो जाए सोलर एनर्जी की अगर हम बात करें, तो हमें कोयला पेट्रोलियम की आवश्यकता कम होगी, तो जो हमारा एक बहुत बड़ा विदेशी रिजर्व जो खर्च हो रहा है वह बच जाएगा। और इकोलॉजी, पर्यावरण का भी जो रक्षण है वह हो जाएगा, सुरक्षा हो जाएगी। द सोलर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विल गेट अ बूस्ट एंड हेल्प इन अ क्रिएशन ऑफ टेक्नोलॉजी हब्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग, इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एंड इंस्टॉलेशंस आर। तो बेसिकली नेशनल जो सोलर मिशन है, बहुत सारे इसके प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, सारी चीजें आप देख लीजिएगा। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर की बात करें, जो विद्युत मंत्रालय है, किस तरह से, देखिए आप ये मिनिस्ट्री की ही वेबसाइट का एक आपके सामने स्क्रीनशॉट है, तो इस तरह से आप वेबसाइट जरूर देखते रहें, ठीक है। तो अभी किसी बच्चे का क्वेश्चन था, चलिए आज की क्लास को हम फिलहाल यही खत्म करते हैं। तो अभी किसी फ्रेंड का क्वेश्चन था कि मैम आंसर राइटिंग के लिए भी बताते रहिए। तो देखिए, अगर हम इस क्लास में बात करें कि क्या किस तरह का जो प्रश्न है वह आ सकता है, बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है, कई जगह पूछा भी गया है यह जो प्रश्न है। आपको इसमें बताना है कि अनवीकरणीय ऊर्जा को ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों से प्रतिस्थापित क्यों करने की आवश्यकता है। और पहले हम इसकी चर्चा भी कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट है आपके लिए सरल इंडेक्स, सरल जो 2020 इंडेक्स है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही बच्चे। कल हम बात करेंगे, ऊर्जा तक हम पहुंच चुके हैं, कल हम बात करेंगे पर्यावरण की, ठीक है। पर्यावरण की हम बात करेंगे, और इसी पर्यावरण में जब हम देखेंगे फॉरेस्ट कवर एरिया को, तो हम बात करेंगे जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2019 31 दिसंबर 2019 को आई थी, इस पर हम चर्चा करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो बता दीजिए, मैं देख लेती हूँ इन कमेंट्स को। भावना, अब कल हम एक क्वेश्चंस रखेंगे, कल हम कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, पर्यावरण से संबंधित, एनवायरमेंट से संबंधित, उस पर हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है। बेन्स के भी कुछ क्वेश्चंस हम रख लेंगे। चलिए, सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल की क्लास में।